आज हम बात करने वाले हैं विस्थापन धारा के व्यंजक के बारे में। बेसिकली देखना, जो विस्थापन धारा का व्यंजक हमें प्राप्त करना है, तो जो हमने परिपथ माने थे उस परिपथ को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। क्या माने थे? इस प्रकार से एक संधारित्र माने थे हमने, समांतर प्लेट संधारित्र। ये थी आपकी प्लेट P1 और ये थी आपकी प्लेट P2। ये बाहर क्या था? आपकी एक कुंडली रखी हुई थी इस प्रकार से, और इसे हमने किससे जोड़ दिए थे? बैटरी के माध्यम से जोड़ देते। यहाँ पर क्या लगाए थे? कुंजी लगाए थे इस प्रकार से। हाँ, और यहाँ पे क्या उत्पन्न हो गया था? आपका प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो गया था, और यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया था? माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो गया था। अब जैसे यहाँ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हुआ, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हुआ, तो इसके बीच में हमने क्या रख दिए थे? एक कुंडली रख दिए थे कुंडली। तो बेसिकली प्लस से माइनस की ओर क्या होता है? आपका विद्युत क्षेत्र E होता है। प्लस से माइनस की ओर क्या होता है? आपका विद्युत क्षेत्र E होता है। तो बेसिकली आपके विद्युत क्षेत्र में क्या हो रहा था? निरंतर परिवर्तन हो रहा था। अब विद्युत क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन के कारण एक धारा उत्पन्न हुई थी, जिसे हमने क्या नाम दिया था? ID धारा नाम दिया था। क्या नाम दिया था? विस्थापन धारा नाम दिया था। इतनी बात देखे थे हमने। अब बेसिकली जैसे हम क्या करते हैं, इस कुंजी को बंद करते हैं। हालांकि मैंने पहले बता दिया वो वाली प्रोसेस। जैसे हम इस कुंजी को बंद करते हैं तो क्या होता है? यहाँ से आपका प्लस क्यू आवेश निकलता है। अब यदि प्लस क्यू आवेश गति करेगा तो क्या प्रवाहित होगी? धारा प्रवाहित होगी। बेसिकली ये जो धारा रहती है ना, वो क्या होती है? आपकी IC होती है। कौन सी होती है? आपकी IC होती है। और जैसे ये IC धारा यहाँ से प्रवाहित होती है तो यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न होता है? B उत्पन्न होता है। और बेसिकली यहाँ से क्या निकला था? आपका प्लस क्यू आवेश निकला था। ये वाला जो प्लस क्यू आवेश निरंतर यहाँ पर एकत्रित हो जाता है, और यहाँ से जो माइनस क्यू आवेश निकला था वो निरंतर यहाँ पर एकत्रित होते जाता है। और जैसे वो निरंतर एकत्रित होते जाता है तो आपका विद्युत क्षेत्र भी बनते जाता है, जो कि निरंतर बढ़ते जाता है, जिससे विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे एक धारा उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं? हम ID कहते हैं। जिससे यहाँ पर और एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे हम B1 नाम दे देते हैं, और इसे क्या नाम दे देते हैं? B2 नाम दे देते हैं। इतनी बात आई समझ में? ये हम देख चुके हैं आपका। अब बेसिकली ये क्या है? आपकी समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसकी दो प्लेटें क्या है? P1 और P2 है। मैं मान लेता हूं यहां पर जो आवेश उत्पन्न हुआ है वो कितना हुआ है? प्लस का क्यू उत्पन्न हुआ है इस प्लेट पर, और इस प्लेट पर बेसिकली जो आपका आवेश उत्पन्न हुआ है वो कितना हुआ है? माइनस क्यू। यहां पर जितना आवेश उत्पन्न होता है ठीक उतना ही यहां पर उत्पन्न होता है, बस अंतर काय में रहता है? अंतर रहता है प्रकृति में। इसकी रहती धनावेशित प्रकृति, इसकी होती है ऋणावेशित प्रकृति। हाँ, और मैं मान लेता हूं ये जो दोनों प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? आपका कैपिटल A है। ये जो आपकी दोनों प्लेट है इनका क्षेत्रफल क्या है? आपका कैपिटल A है। अब बेसिकली दो समांतर प्लेट संधारित्र है, दो यदि आपके मतलब कि यदि आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र है, उनके बीच में क्या उत्पन्न होता है? यदि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो बेसिकली उसका फॉर्मूला कितना होता है? E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। हमने ये बात किए थे जब हम समांतर प्लेट संधारित्र देख रहे थे, तो उसमें जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होता है वहां हमने डेरिवेशन किए भी थे चैप्टर नंबर 2 में। वो कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बेसिकली। जहां पर सिग्मा का मतलब क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या होता है? बेसिकली पृष्ठीय आवेश घनत्व। और इस सिग्मा का मान कितना होता है? आपका Q अपॉन A होता है। कितना होता है? बेसिकली Q अपॉन A होता है। अब बेसिकली आपका आवेश कितना है? चाहे तो प्लस Q ले लो या माइनस Q ले लो। तो मैं क्या ले लेता हूं? आपका Q ले लेता हूं सामान्य रूप से। क्षेत्रफल कितना मान लिए? कैपिटल A। तो यहाँ पर क्या रख देंगे? आपका कैपिटल A। तो सिग्मा का मान कितना आ गया? Q अपॉन कैपिटल A। यहाँ पर रख दो। E = कितना हो जाएगा? सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो E बराबर कितना आ जाएगा? आपका Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो आपके विद्युत क्षेत्र का मान कितना आ गया? बेसिकली Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करते हैं हम? बेसिकली ये जो आपका A एप्सिलॉन नॉट है इसे हम कहाँ भेज देते हैं? यहाँ पर भेज देते हैं। हाँ, तो देखो क्या क्या हो जाएगा? आपका E गुणा भाग में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? गुणा में आ जाएगा। A एप्सिलॉन नॉट = क्या हो जाएगा? आपका Q हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में? मैंने क्या किया है? Q बराबर एप्सिलॉन नॉट A इंटू E हो गया इतना। अब देखना E इंटू A को मैं ऐसे लिख सकता हूँ सीधे EA लिख सकता हूँ। अब देखना आपकी जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा कहाँ है? इस ओर है आपका विद्युत क्षेत्र।
और आपकी जो प्लेट है वो कैसी रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, तो बताओ इसका जो क्षेत्रफल ए है, क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश को केवल किससे मतलब है कि वो क्षेत्रफल के सदैव क्या रहता है, लंबवत रहता है। तो ये हो गया आपकी प्लेट और ये हो गया उसका क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में, तो बताओ क्षेत्रफल सदिश भी उसी दिशा में है जिस दिशा में आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में, क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री। अब यदि ये जो आपका ई ए है, जो आपका ई है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ई ए कॉस 0 लिख सकता हूं इसे ऐसा, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है। 1 का इंटू ई ए से होगा तो कितना आ जाएगा, ई ए ही आ जाएगा। हाँ, उसके बाद ये एप्सिलॉन नॉट जैसा का वैसा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका क्यू। इतनी बात आई समझ में। मैंने यहाँ पर cos 0 क्यों रखा, ये बात आई समझ में, क्योंकि जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। देखो बेसिकली जो आपका फाई होता है, फाई ई होता है, वो किसके बराबर होता है, ई ए कॉस थीटा होता है आपका, ई ए कॉस थीटा। तो यहां से जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो क्या आपका ई है, जो आपका क्षेत्रफल सदिश है वो क्या है आपका ए है, और कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है आपका 0 है। तब यदि यहां पर मैं मान रखूंगा ई ए कॉस 0 आ जाएगा, तो बस मैंने वही इसे मैंने इस रूप में लिख लिया ई ए कॉस 0, क्योंकि यदि हम कॉस 0 की वैल्यू रखें तो वो कितनी होगी 1, और ई ए इंटू 1 कितना आ जाएगा आपका ई आ जाएगा। अब देखना बेसिकली जो ई ए कॉस 0 है ये किसकी वैल्यू है आपकी, फाई ई की है, फाई ई की है। तो यहां पर मैं ई ए कॉस 0 के स्थान पे क्या लिख सकता हूं आपका, फाई ई लिख सकता हूं फाई ई। फाई ई का मतलब क्या होगा आपका, विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां से आपका जो क्यू का मान आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। आई इतनी बात समझ में। मैंने क्या किया है, सबसे पहले इनके बीच जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा हम जानते हो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान होता है क्यू अपॉन ए, यहाँ पर रख दिए क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हमने यहाँ से क्यू का मान निकाला जो क्या है ई ए एप्सिलॉन नॉट। अब ई ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई ए कॉस 0, और ई ए कॉस 0 किसके बराबर हो जाएगा, फाई ई। और कॉस थीटा का मान 0 क्यों हुआ, क्योंकि ई और ए उसी दिशा में थे, तो आपके थीटा का मान कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो बेसिकली आपके यहाँ जो ई ए कॉस 0 बना था वो किसके बराबर आ जाएगा, फाई ई के बराबर आ जाएगा। थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर क्या बना था आपका ई ए कॉस 0 किसके बराबर है, फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे क्यू का मान कितना आ गया बेसिकली आपका, क्यू इज इक्वल टू फाई ई एप्सिलॉन नॉट आता है। अब बेसिकली यहां पर अब क्या करेंगे हम, एक बात को हमेशा याद रखना, ये जो आईसी का मान होता है, ये जो आपके आईसी का मान होता है वो सदैव किसके बराबर होता है, इस आईडी के बराबर होता है। हमेशा याद रखना ये जो आपका आईसी रहता है वो किसके बराबर रहता है, सदैव आईडी के बराबर होता है। हाँ, मतलब यहां से जितनी धारा प्रवाहित होगी उतनी ही धारा विस्थापन धारा प्रवाहित होगी। इसे कहते हैं बेसिकली आपकी संयोजित तार में से बहने वाली धारा। संयोजित तार में से बहने वाली धारा इस विस्थापन धारा की क्या होती है, बराबर होती है। तो देखना बेसिकली क्यू बराबर कितना आ गया, क्यू ई एप्सिलॉन नॉट। अब यदि मैं क्या करूं, इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर दूं, इस पक्ष का भी और इस पक्ष का भी, तो क्या हो जाएगा आपका डी बाई डी टी ऑफ क्यू, हाँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसका भी मैंने टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया, इसका भी टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अब बताओ क्यू क्या है आपका, आवेश है। बताओ आवेश में समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन। डी क्यू बाई डी टी क्या होता है आपका, आई के बराबर होता है, और यहां पर जो आई हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आई डी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, आई डी के बराबर हो जाएगा। बात आ रही समझ में। देखो आई का फॉर्मूला कितना लिखते हैं हम, डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं आई का फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्यू के स्थान पे क्या है आपका, कैपिटल क्यू है, तो डी क्यू बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा, आई के। यहाँ पर जो आई है वो क्या मान लेंगे हम, आई डी मान लेंगे। तो मैं इसके स्थान पे क्या रख देता हूँ, आई डी इज इक्वल टू, देखो एप्सिलॉन नॉट क्या आपका नियतांक है, तो ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट आ गया बाहर, और आपका अंदर क्या बच जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ फाई ई बच जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ फाई ई। तो यही होता है आपका क्या, अभिष्ट व्यंजक। आईडी के लिए जो अभिष्ट व्यंजक होता है, मतलब विस्थापन धारा के लिए जो अभिष्ट व्यंजक होता है वो बेसिकली कितना होता है, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और क्यू ई क्या है,
विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर। ऑब्वियस सी बात है, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर जितनी अधिक होगी, बताओ यहां से यदि मैं एप्सिलॉन नॉट को हटा देता हूं तो बताओ एप्सिलॉन नॉट क्या नियतांक है, वो जैसे हटेगा तो क्या आएगा आपका समानुपातिकता का निशान आएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा डी फाई ई डिवाइड बाय डी टी। विद्युत, ये क्या है आपकी संपूर्ण विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर। यहां से क्या समझ में आ रहा है कि विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर जितनी अधिक होगी आईडी का मान भी उतना ही अधिक होगा। और बात सही भी है कि यहां पर विद्युत फ्लक्स में जितना अधिक परिवर्तन होगा उतनी अधिक क्या उत्पन्न होगी, विस्थापन धारा उत्पन्न होगी। ये हमने बेसिक भी पढ़े थे और ये आपके सूत्र ने भी बता दिया। तो यहां से जो आपका फॉर्मूला निकलेगा आईडी बराबर कितने निकलेगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ फाई ई, क्या निकलेगा फाई ए। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको ये वाले फॉर्मूले का उपयोग करना है बस, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान रखना है, फिर इससे किसका मान निकालना है आपको, सीधे सीधे क्यू का मान निकालना है, फिर उसका बस अवकलन करना है टी के सापेक्ष और का मान आ जाएगा।